वेलकम इन टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल। सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं हम लोगों को, और आपके सपोर्ट से हम वीडियोस बनाते जा रहे हैं। और गाइस, जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में इंडियन इकोनॉमी के पार्ट्स में कमेंट किया था कि पार्ट और भी चाहिए आपको, और भी पार्ट्स लाने हैं, तो हम आज फिर पार्ट 3 लाए हैं इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की डिस्क्रिप्शन में लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। एंड आप ये भी पार्ट पूरा देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते ही हैं इस टाइप के क्वेश्चन, वो हम इसमें कवर कर रहे हैं, और कुछ नए क्वेश्चन है वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये है इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 3 कवर्ड बाय टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एग्जाम्स भी बहुत कम बची हैं और जितनी बची हैं उनमें ये पार्ट इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। नोट्स ऑन विच डिनोमिनेशन हैज द पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी प्रिंटेड ऑन लैम्प। ठीक है, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, डिनोमिनेशन मतलब महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट जो है, महात्मा गांधी किस नोट्स पे दिखते हैं आपको, जैसे कि 1000, 500, 100 और ऑल द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी की पोर्ट्रेट। ठीक है, तो हम 100 रुपीज नोट में भी तो महात्मा गांधी को देखते, 500 में भी देखते, 1000 में देखते, तो यहाँ ऑप्शन बनता है वो है ऑल द अबव। ठीक है, तो आंसर है डी। आगे देखते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी विद मोर बेनिफिशियल। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मतलब किसी भी करेंसी की वैल्यू कम होना। ठीक है, जो वैल्यू है वो कम हो जाती है तो डिवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, वो किसी कारण से होती है, बट अगर वो डिवैल्यूएशन बेनिफिशियल कब होगा, या तो प्राइसेस ऑफ डोमेस्टिक गुड रिमेन, मतलब जो डोमेस्टिक गुड है उसके प्राइसेस सेम रहेंगे, या फिर प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स रिमेन कांस्टेंट, या फिर एक्सपोर्ट जितना भी जा रहा है बाहर वो भी सेम रहे, कांस्टेंट रहेगा। प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट, जो अंदर इंपोर्ट आ रहा है इंडिया में, वो भी कांस्टेंट, या फिर प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स राइजेस प्रोपोर्शनली, मतलब एक्सपोर्ट्स के राइज करना है, प्रोपोर्शनली राइज करना। तो देखिए, अगर हमारी वैल्यू करेंसी की वैल्यू कम हो रही है और हमको इंपोर्ट्स आ रहा है, मतलब हमको तो कितने है ना, बाहर के करेंसी का तो उतना ही देना है ना, और वैल्यू हमारी कम हो चुकी तो हमको नुकसान है। ठीक है, डोमेस्टिक गुड के भी रिमेन कांस्टेंट करेंगे उससे भी हमको कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स मतलब अपना बाहर जा रहा है, जो अपन को अदर कंट्रीज से जो अपने पास इनकम आएगी, अपने एक्सपोर्ट्स होगा जो, उससे तो अदर कंट्री के कंपैरिजन में अपने पास ज्यादा आएगी। तो अगर अगर पहले जो प्राइस जैसे 60 रुपीज है किसी एक करेंसी के, तो उसके जो प्राइसेस उतने ही रहेंगे, और अभी उसके फिलहाल 40 हो गए। तो यहाँ अगर जैसे इंडिया में मान लीजिए, वो इंडिया में 40 बट बाहर से तो 60 आएंगे ना, तो प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, एक्सपोर्ट्स का अगर हम जब एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उसका प्राइसेस कांस्टेंट रहेगा, तो ही डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द करेंट प्राइस इंडेक्स बेस्ड 1960 इज नियरली 330, दिस मीन्स। अब देखिए, क्वेश्चन बना है बहुत टाइम, तो इसका अगर वेटेड मीन्स ऑफ प्राइस सर्टेन आइटम हैज इंक्रीज 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये वाला आंसर बनेगा, और आपको ध्यान रखना है। आगे, ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट द इनडायरेक्ट टैक्सेस अकाउंट फॉर नियरली। ठीक है, तो ग्रॉस टैक्स जितना भी है यूनियन गवर्नमेंट को आ रहा है, एक तो डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है ना, एक इनडायरेक्ट से आ रहा है। तो यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स कितना आता है, 70, 75, 65 और 60। तो इनडायरेक्ट टैक्स आ रहा है 65। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो 65 होगा, और बचा हुआ 35 को डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो आंसर है सी। द बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड कैश कैश इन हैंड जो है, और टोटल एसेट्स, इसका रेशियो होता है SLR। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड रेशियो। सिंपल सा क्वेश्चन था और डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो नेशनलाइज कब हुआ था। देखिए, टोटल बैंक नेशनलाइज हुई 1969 में, आपने सुना होगा 14 बैंक नेशनलाइज हुई थी। ठीक है, 14 बैंक 1969 में नेशनलाइज हुई थी, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो थी वो स्टैब्लिश हुई थी 1934 में। इसका फरमान आया था 1934 में, और 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये नेशनलाइज हुई थी 1949 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम रिप्लेसिंग कॉम्प्रेसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, कॉम्प्रेसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो थी उसको नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम ने कब रिप्लेस किया था। ठीक है, तो ये ईयर भी आप याद रखिए, 1999 को रिप्लेस किया था।
इन इंडिया रूरल इनकम्स आर जनरली लोअर देन द अर्बन इनकम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन अकाउंट फॉर दिस। मतलब रूरल इनकम जो आ रही है हमारे जो गांव वगैरह विलेजेस वगैरह से जो इनकम आ रही है और जो सिटीज वगैरह से कम ही होती है, ठीक है, वो उसका कारण क्या है? अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर इलिटरेट एंड नोन लिटिल अबाउट साइंटिफिक एग्रीकल्चर, या फिर प्राइस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर लोअर देन दोस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज बीन लो व्हेन कंपेयर्ड टू इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कम कर रही है सरकार इंडस्ट्रीज के मुकाबले। तो इसका क्या क्या रीजन बन सकते हैं? या तो तीनों, या फिर फर्स्ट सेकंड, या फर्स्ट थर्ड, या सेकंड और थर्ड। तो इसका रीजन देखिए, तो अगर लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स आर इलिटरेट, ये तो हमको पता है इलिटरेट है, और साइंटिफिक एग्रीकल्चर का उनको इतना नॉलेज नहीं है, जैसा कि अभी तो बढ़ता जा रहा है, नॉलेज बढ़ाते जा रहे हैं, सरकार कर रही है, बट एज कम्पेयर टू कम ही अर्बन के। ठीक है, तो एक ये तो बन ही रहा है पॉइंट। प्राइसेस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स आर लोअर देन दैट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, ये भी है। प्राइसेस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनके लोअर है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज बीन लो व्हेन इनकम, ठीक है, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंडिया में देखा ही होगा आपने, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट बना, तो आंसर है ए, तीनों चीजें फॉलो हो रही है। आगे देखते हैं फिस्कल डिफेक्ट इन द यूनियन बजट मिक्स। अब जो फिस्कल डिफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आता है एग्जाम्स में। फिस्कल डिफेक्ट इन द यूनियन बजट मींस, अब फिस्कल डिफेक्ट क्या होता है? यूनिट या डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू। करंट रेवेन्यू कंट्री का जो है उसका करंट एक्सपेंडिचर से डिफरेंस, वो या तो नेट इंक्रीज इन यूनियन गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, मैं पहले बता दूं, फिस्कल डिफेक्ट होता है कि किसी भी कंट्री बाहर से कितना बोरो कर रही है, ठीक है, उधार ले रही है, और इन अर्थ है कितना बोरो कर रही है खुद की कंट्री से। तो खुद की कंट्री से क्या करेगी? सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई इंडिया, यहाँ से बोरो करती है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये डिफरेंस उसका होता है। तो फिर आगे देखते हैं, द सम ऑफ बजटरी डिफिक्ट एंड नेट इंक्रीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स, द सम ऑफ मोनेटाइज डिफिक्ट इन बजट। तो मैंने सब पता है, आंसर सी फॉलो हो रहा है, फिर आंसर सी। आगे देखते हैं, इन इंडिया फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लिएबिलिटी मैनेज बाय इंडियंस एंड फाउंडेड 1881 में जो हुई थी, बैंक फाउंड, और लिमिटेड लिएबिलिटी मैनेज बाय इंडियंस, ठीक है, मैनेज बाय इंडियंस की है, ठीक है, तो वो कौन सी थी? हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक जो पहली बैंक थी, औध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, तो इसका आंसर है औध बैंक। ठीक है, औध बैंक जो थी 1881 में, वो लिमिटेड लिएबिलिटीज की मैनेज हुई थी इंडियंस से। इन इंडिया इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय, अब देखिए, इंडिया में इन्फ्लेशन जो होता है, प्राइस में इंक्रीज होना, वो कैसे मेजर करते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है उसमें क्या होता है, एक बकेट है, जैसे मान लीजिए उसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, मेन जो एवरेज आइटम्स है ज्यादा यूज होते हैं, उनका जो प्राइस होता है उसका चेक करके एक इंडेक्स बनाते हैं। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो होता है उसमें कंज्यूमर का एवरेज डेली जो प्राइस, एवरेज जो प्रोडक्ट है जो वो मार्केट से लेता है, ठीक है, रिटेल करता है, वो उसका बनाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया में इन्फ्लेशन मेजर कैसे करते हैं? इन्फ्लेशन करते हैं और पूरी कंट्री का कर रहे हैं तो होल ही करेंगे, ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर से मेजर करते हैं इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री इंडिया में। आगे देखते हैं, द एनुअल यील्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन गवर्नमेंट टैक्सेस इज द हाईएस्ट। अब ठीक है, जो इंडियन के टैक्सेस आते हैं, टैक्स आता है जो गवर्नमेंट को, सरकार को जो कर आता है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? कस्टम ड्यूटीज से आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड इनकम टैक्स से आता है, इनहेरिटेंस टैक्स, वेल्थ टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स, या फिर एक्साइज ड्यूटी। तो इसका सीधा आंसर है एक्साइज ड्यूटी से सबसे ज्यादा टैक्स आता है सरकार को। सब्सिडीज ज्यादा सुनी होगी, सब्सिडीज सरकार प्रोवाइड करती है, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो आपको जितना भी इसका ऑप्शन होगा तो गवर्नमेंट से ही रिलेटेड होगा, ठीक है, जैसा कि आपने सुना सब्सिडीज सरकार प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आप देखते हैं, पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब गवर्नमेंट परचेज कर रही है खुद के लिए गुड्स और सर्विस, ये ऐसा नहीं है। सब्सिडीज तो आपसे फायदा किसको होता है? कंज्यूमर्स को, मतलब हमको, सरकार हमको फायदा दे रही है, ठीक है। पेमेंट मेड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिजनेस एंटरप्राइजेस ने, जैसा मैंने बताया, गवर्नमेंट करती है। पेमेंट मेड बाय कंपनीज टू शेयर होल्डर्स, ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है। पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे आया टू बिजनेस इंटरप्राइजेस विदाउट बाइंग एनी गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। क्या हो रहा है, पेमेंट सरकार कर रही है किसी भी इंटरप्राइजेस को, उससे बाय नहीं कर रही है गुड्स एंड सर्विस, बट हमको फायदा, वहां की जनता को फायदा पहुंचा रही है उस चीज गुड्स एंड सर्विस से प्रोवाइड करके,
कम पैसे में, ठीक है। तो सब्सिडीज ये होता है, तो आंसर है डी। नेशनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स, अब देखिए नेशनल एक्सपेंडिचर जितना भी है उसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन कितना हुआ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट के कारण, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के कारण। तो ये तीनों चीजें ही नेशनल एक्सपेंडिचर में आती है, तो आंसर है ऑल द अबव। The apex body of formulating plans and coordinating research work in agriculture and allied fields is, तो the apex body of for formulating plans। अब देखिए plans and coordinate research, अब आप यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो आपने सिर्फ नबार्ड सुना है, ठीक है। तो नबार्ड ऑप्शन में भी डायरेक्ट आप नबार्ड टिक कर देते हैं। बस आपको ध्यान रखना नबार्ड जो है वो लोन्स एंड डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। बट रिसर्च और प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग रिसर्च के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो वो है डी, आंसर है डी। ये चीज ध्यान से आप सिलेक्ट कीजिएगा ऑप्शंस में, नबार्ड टिक नहीं करना। शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज यूजुअली फॉर अ पीरियड ऑफ, देखिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है 12 मंथ्स के लिए, तो यहाँ ऑप्शन 5 नहीं है, 10 नहीं है, सी, आंसर है सी 12 मंथ्स। सॉरी कुछ मिस्टेक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो होता है वो 15 मंथ्स के लिए होता है, तो यहाँ पे आंसर डी है, 12 भी नहीं। आगे देखते हैं। इन इंडिया विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेट द फिस्कल पॉलिसी, अब देखिए जो इंडिया में फिस्कल पॉलिसी है वो कौन फॉर्मुलेट करता है, प्लानिंग कमीशन नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस कमीशन, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फाइनेंस कमीशन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टिक करना है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो फॉर्मुलेट करता है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, नॉट ना कि फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं है, बैंकर ऑफ द बैंक, द आप ऑफ द बैंक्स, ठीक है। आगे देखते हैं। द बजट डिफिक्ट्स मींस, अब बजट में डिफिक्ट होना क्या मतलब रखता है, ठीक है। तो बजट डिफिक्ट्स मींस देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज यूजुअली पीरियड ऑफ रेंजिंग, ठीक है। तो मैंने जो पहले 12 मंथ बताया था वही सही है, 12 मंथ्स, ठीक है। और उससे ज्यादा लॉन्ग टर्म हो जाता है, और ये 15 जो था गलत है, ठीक है। 15 नहीं है, वो 12 है, करेक्ट कर लीजिएगा। द बजट डिफिक्ट मीन, जो बजट डिफिक्ट है वो क्या मतलब, द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स नेट ऑफ लीडिंग लैंडिंग ओवर रेवेन्यू रिसीट्स, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है टोटल वो रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हो रहा है। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू का जितनी भी रिसीप्ट है सरकार के पास और उसका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उसमें जो डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसीप्ट एंड ऑल एक्सपेंडिचर, जो रिसीप्ट है जितनी भी और उतना ऑल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, या फिर फिस्कल डिफिक्ट लेस इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। तो इसका ये आंसर नहीं है। डज एक्सेस टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सेस भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं आता बजट डिफिक्ट्स में, तो वो आता है आंसर सी, डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसीप्ट्स एंड टोटल ऑल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन ऑल रिसीप्ट्स एंड ऑल एक्सपेंडिचर बजट डिफिक्ट्स में आता है। तो गाइस यहाँ पे हमारे और पार्ट्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, वो लिंक में आपको नीचे प्रोवाइड कर दिए हमने, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर दिए, तो आप जरूर देखिएगा, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा अपनी रिक्वायरमेंट्स वीडियोस की, और टाइम्स एंड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप नए हैं, और अगर आपको वाकई में वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपसे जुड़े रहें, आपको नॉलेज प्रोवाइड करते रहें गवर्नमेंट एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी फील्ड में। और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए और वीडियो सेक्शन में जाके वीडियोस भी चेक कर लीजिए, और उसके बाद आप सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू, आपका सपोर्ट इतना मिला हमको इतने टाइम से, ताकि हम वीडियोस डालने के लिए और हम मोटिवेट होते जा रहे हैं और आपके लिए प्रोवाइड करते जा रहे हैं वीडियोस, ठीक है। तो ऐसे ही हम आपके साथ बने रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू लाइक इट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।